5 रुपए भी भूलेंगे तो दिन भर खटकता रहेगा। हाँ हाँ, अगर 5 रुपए भूल जाएं तो दिन भर खटकेगा, पर भगवान का नाम कभी याद ही नहीं आता। और अगर दिन में कभी नहीं लिया या कभी कभी भी नहीं लिया फिर भी नहीं खटकता है। कितनी बड़ी मूर्खता है ये। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। आप लोगों ने मुझ पे जो भरोसा करके अपनी कुंडलियां भेजी हैं उसमें से 10 कुंडलियों के साथ आया हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहली कुंडली है रिंकू कुमारी जी की। आइए बता देता हूं क्या कहती है इनकी कुंडली। हजारीबाग झारखंड से ये कुंडली है। नाम है इनका रिंकू कुमारी। जैसा कि मैंने बताया 10 अप्रैल 1983 सुबह 8 बजे। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की। ध्यान से समझिएगा, वृषभ लग्न की कुंडली और लग्न में ही लग्न के अधिपति, यानी कि ये एक अच्छी स्थिति है लग्नेश की, जहां वो लग्न को बलि बना रहे हैं व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति का ज्ञान। ये सारी चीजें व्यक्ति की कुंडली में समुचित और मजबूत हैं। पर व्यक्ति के सवाल इन्होंने ये पूछा है कि भवन वगैरह का सुख कैसा है। एक सूत्र देता हूं भवन से संबंधित, आगे भी इस पे एक कार्यक्रम अलग से बना दूंगा, कि अगर चौथे भाव पे पापक ग्रहों का असर ज्यादा हो तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिल जाती है। हां, इसीलिए तो यहां पे शनि का अगर प्रभाव हो जाता है तो व्यक्ति को भवन का सुख आसानी से मिल जाता है। पर वहां बैठे नहीं होने चाहिए, देखने चाहिए दृष्टि। पर यहां मंगल अगर बैठ जाएंगे तो दूर कर देंगे। पर अगर पापक ग्रह कहीं भी यहां के अधिपति होकर के, छठे भाव के अधिपति होकर के यहां बैठ जाएं सुख भाव में, तो सुख दे देते हैं भवन और वाहन का। या छठे भाव के अधिपति भाग्य भाव में बैठ जाते हैं तो भी व्यक्ति के वाहन के सुख और भवन के सुख को आसानी से दे देते हैं। पर इनकी कुंडली में जरा देखिए तो सुख भाव के अधिपति सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं उच्चाभिलाषी होकर के, जहां मंगल स्वग्रही बुध के साथ धन भाव के अधिपति भी 12वें गए हैं। धन भाव के अधिपति का 12वें में जाना व्यक्ति के धन को नियमित रूप से खर्च करने और कराने वाला हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में 12वें भाव में अगर मंगल और बुध एक साथ बैठेंगे तो व्यक्ति के पराक्रम को भी दूर लेके जाएंगे और व्यक्ति के डेली बेसिस के इनकम के लिए व्यक्ति के प्रभावों को वृद्धि देने वाले भी होंगे। जहां व्यक्ति की कुंडली में अगर भाग्य भाव का अधिपति जो कि शनि बनता है वो जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के हो रहे हैं प्रतियोगिता भाव में, व्यक्ति के पास सुख तो है। क्या मैंने बात वही कि अगर छठे भाव के अधिपति कहीं से भी भाग्य भाव के साथ संबंध बना लेते हैं तो ये स्थितियां अच्छी हो जाती हैं भवन के सुख के लिए। पर पंचम भाव के अधिपति बुध देखिए बाहर हैं, पर मंगल के साथ तो है ना, तो ये एक अच्छी बात है, मतलब व्यक्ति के पास उसका सुख है। पंचम भाव के अधिपति का लाभ में जाना, चतुर्थ भाव के अधिपति का लाभ में जाना, भाग्य भाव के अधिपति का लाभ में जाना, ये सारी चीजें व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति के लिए अहम और महत्वपूर्ण भूमिका में हो जाती हैं। पर व्यक्ति अभी तक वही सवाल पे क्यों अटका है कि मुझे भवन का सुख कब मिलेगा, क्योंकि मंगल 12वें हैं और धन का खर्च लगातार बना हुआ रहता है। धन आसानी से आता तो है पर कई बार मेहनत ज्यादा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि धन के अधिपति खर्च भाव में बैठे हैं मंगल के साथ। गुरु यहां बैठे, यहां से उनकी स्थिति सूर्य को देख रही है। एकादशवें भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हैं। राशि का अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के वापस लाभ को देख रहा है। स्थिति है, पर वक्त कब बता देता हूं। अभी आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति की दशा चल रही है और ऐसी स्थिति में कि जब पंचम भाव के अधिपति में सुखेश चले यानी कि सूर्य, या फिर भाग्य भाव के अधिपति, या फिर लाभ भाव के अधिपति, तो भी व्यक्ति को धन के बाद व्यक्ति इन्वेस्ट करके अगर भवन का सुख प्राप्त करना चाहता है तो निसंदेह कर सकता है। और ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में बुध में जब भी सूर्य की स्थिति आएगी 2027 में। अब आप बोलोगे कि पंडित जी बड़ा लंबा वक्त ले जा रहे हैं, आप थोड़ा निकट का डेट ले गए। अब मैं कैसे निकट का कोई समय लेके आऊं। पर शुक्र भी एक बार वक्त बना रहे हैं 2024 के अप्रैल में, जहां आप अगर प्रयास करने का
दम उठाते हैं तो निस्संदेह शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, तो नहीं ये बात बन जाती है। क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में अवस्था में 2 अंश के हैं, वो कुमार अवस्था के होंगे तो ये लाभ दे सकते हैं। वो यहाँ उनका क्षेत्र बनता है, इस भाव से वो केंद्र में हैं, गुरु इस भाव से केंद्र में हैं, गुरु की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है जो कि सुख भाव के अधिपति हैं, तो निसंदेह सुख का कारक अगर सुख के अधिपति को देख लेता है तो निसंदेह ये बात बन जाती है। बात समझ में तो आ रही होगी। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है समंत कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार से ये कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ इनका 19 फरवरी 1994, 22:30। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की। लग्न में ही गुरु व्यक्ति को बुद्धिमान, यशस्वी और धार्मिक बनाएंगे। गुरु और मंगल का संबंध केंद्र का है, इस वजह से यहाँ पे शिक्षक योग और शिक्षक की स्थिति बनने की भी दिख रही है, क्योंकि मंगल उच्च के हैं। अब यहाँ पे पापग्रह मंगल उच्च के हो गए, मतलब क्या है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति अगर कभी छूट भी जाए, या व्यक्ति कभी पैतृक संपत्ति के लिए अगर लड़ाई कर भी ले तो भी उसको उसका लाभ मिल जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे व्यक्ति ने सवाल पूछा है, इन्होंने सवाल पूछा है समंत जी ने कि विवाह कब होगा। विवाह के लिए गुरु आपकी राशि से ठीक नहीं जा रहे थे पर अब कमजोर होंगे अप्रैल के बाद। 22 के चौथे महीने के बाद आपको प्रयास कर लेना चाहिए। जहां अभी आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है, ये परेशान करने वाली है, क्योंकि राहु वृश्चिक राशि में नीच के हो रहे हैं। वहां का अधिपति उच्च का है, इस वजह से उसको एक बल निश्चित रूप से मिल रहा है, पर फिर भी राहु अनुराधा के हैं, जिसके नक्षत्र के अधिपति शनि आपकी कुंडली में शश महापुरुष योग बना रहे हैं और मंगल रुचक योग। 2 तरीके से स्थितियां, और अष्टम भाव में चंद्रमा उच्च के हैं केतु के साथ, व्यक्ति के स्वभाव को और व्यक्ति के स्वास्थ्य को बदलने वाला और हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला बनाते हैं। व्यक्ति की कुंडली अगर तुला लग्न की हो तो निस्संदेह व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत करे तो किसी भी सफलता को पाने से उसे कोई चूक नहीं, या किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं हो सकती है, क्योंकि लग्न में गुरु हैं और इस कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। पर वो फिर भी जहां रोग भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, चंद्रमा से षडाष्टक में हैं, इस वजह से स्वास्थ्य आए दिन कमजोरी का पात्र बनता रहता है। और साथ ही साथ व्यक्ति को ऋण लेते समय परेशान, ऋण लेकर के व्यक्ति कई बार परेशान हो जाता है। बच जाना चाहिए ऋण लेने से और देने से, क्योंकि राहु भी नीच का है, सूर्य भी आपकी कुंडली में बैठे हैं शनि के साथ, अति शत्रु का भाव होगा वो, इस वजह से। और दूसरी बात है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के हैं, ये शुभग्रह नहीं बनते हैं, पापक बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को किसी को भी पैसे देने से 10 बार विचार करना चाहिए। अपने मन को और अपने स्वास्थ्य में सर्दी से संबंधित समस्याओं को हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। पेट से संबंधित समस्याएं हमेशा बन सकती हैं। व्यक्ति के जीवन में चूंकि लग्न में गुरु हैं पर अकेले हैं, पर तुला के होकर के बैठे हैं, वो अष्टम भाव के अधिपति भी होते हैं शुक्र, जहां लग्न में अष्टम भाव के एक तरीके से अगर देखता हूं तो लग्न के अधिपति अष्टमेश भी होते हैं, और वो शुक्र जाकर के जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी होते हैं। लग्न के अधिपति का पंचम में आना, गुरु का देख जाना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जहां कृतज्ञता का भाव, व्यक्ति कृतज्ञ होता है। और साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में गुरु और शुक्र के दृष्टि का लाभ व्यक्ति के जीवन में जहां पे व्यक्ति को श्रेष्ठ स्थितियों में ले जाकर के स्थापित करने वाला, बुद्धिमान और व्यक्तित्व का धनी बनाता है। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे जाकर के व्यक्ति के दाम्पत्य को बेहतर करने का प्रयास करती है। गुरु की नवी दृष्टि जहां उसके शत्रु का भाव है, जहां के अधिपति होकर के बुध जाकर के जन्म कुंडली में दूसरे त्रिकोण में बैठे हैं नीचाभिलाषी होकर के, पर चतुर्ग्रही योग जन्म कुंडली के पंचम भाव में लगा है, गुरु का प्रभाव वहां है, 4 ग्रहों का एक साथ बैठना, सूर्य वहां पे कमजोर है, दाम्पत्य को स्थापित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसी वजह से व्यक्ति का विवाह कई बार विलंब से भी होता है। द्वितीय भाव में नीच का राहु संबंधों को आने से रोकता है, और कई बार व्यक्ति के जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में जब पापक ग्रहों का असर ज्यादा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संबंध आते तो हैं पर बात बनती नहीं है। ये सारी स्थितियां व्यक्ति के जीवन को कमजोरी की तरफ ले जाती हैं। दूसरी बात है जो कि समझने वाली है, जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति अपने से केंद्र में जा रहे हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव और केंद्र के अधिपति का केंद्र में जाना कई बार मुश्किलें भी खड़ी करता है। यहां पे प्रत्येक प्रकार का सुख देंगे, भवन का, वाहन का, प्रत्येक प्रकार का सुख मिलेगा, पर चूंकि वो सप्तम भाव के अधिपति होकर के उस भाव से केंद्र में गए हैं, इस वजह से व्यक्ति को दाम्पत्य का सुख कई बार देर से मिलता है, मिलेगा पर देर से। अब जरा नौमांस कुंडली पे चर्चा कर लेता हूं। नौमांस कुंडली में लग्न मकर का बना, जहां के अधिपति शनि जाकर के 12वें भाव में सूर्य और बुध के साथ बैठे हैं। अब जरा विचार करिए, नौमांस कुंडली में यहां पे 5 नंबर लिखेगा, यहां पे 4 नंबर 6 नंबर लिखेगा, और यहां के अधिपति होकर के बुध जाकर के 12वें बैठे हैं। यह समस्या
दूसरी बात कि नवमांश में लग्न के अधिपति 12वें जा रहे हैं, ये एक अलग तरीके की समस्या होगी, क्योंकि वहां भी सूर्य और शनि एक साथ आ रहे हैं, यहां भी सूर्य और शनि एक साथ आ रहे हैं। यहां पे शनि की मूल त्रिकोण राशि बनी है, यहीं बैठे हैं, इस वजह से पंचम भाव से संबंधित प्रभावों को वो देना तो चाहते हैं, पर चूंकि द्वितीय भाव में राहु का नीच होना और गुरु के तुला राशि में बैठे होने के कारण उनके अपने ही प्रभाव में कमजोरी भी हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु जन्म कुंडली में थोड़े कमजोर से हैं, और वो कमजोर इसलिए हैं क्योंकि उनकी डिग्री देखिए, वो बैठे हैं 20 अंश के, डिग्री से नहीं, शत्रुता के भाव में बैठे हैं। वहां का अधिपति शुक्र है, जो जन्म कुंडली में गुरु के साथ बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता है, वैमनस्व का भाव जागृत रहता ही रहता है। ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव थोड़ा कम जाता है। हालांकि बहुत अच्छी स्थिति यह है कि लग्न में विषम संख्या की तुला राशि बनी है, पर फिर भी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में जब मंगल बलवान हो जाते हैं तो कई बार कई प्रकार के यांत्रिकी सुख तो देते हैं, पर भौतिक सुखों में कमजोरी भी करते हैं। यांत्रिक सुख और भौतिक सुख, यांत्रिक सुख मशीनों का सुख, पर भौतिक सुख शरीर में जब व्यक्ति कुछ भी पाने का प्रयास करता है तो उसमें विलंब, उसमें देर, या उसमें हो सकता है कि भागना ज्यादा पड़े, क्योंकि राहु बैठ करके काम बिगाड़ रहे हैं। और इच्छापूर्ति के भाव के अधिपति सूर्य उस भाव को देख तो रहे हैं, पर अति शत्रु के भाव में बैठ करके खुद को ही कमजोर कर रहे हैं। पंचम भाव का सूर्य कई बार व्यक्ति को दाम्पत्य में कमजोरियां भी लेकर आने वाला हो जाता है। 2022 का चौथा महीना, जहां आपकी कुंडली में राहु में मंगल आएंगे और वो सप्तमेश हैं, तो शायद एक परिणाम यहां पे दे दे, जिसके लिए मैं अगर समझता हूं कि 2023 के चौथे महीने तक आपको भरसक मेहनत करनी होगी, नहीं तो फिर 2021 के सितंबर के बाद। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली ऋचा शर्मा जी की है। न्यू दिल्ली से इनकी कुंडली इन्होंने भेजी है 8 मई 1990 23:45। इस आधार पर आपकी कुंडली धनु लग्न की बनती है। पर आपने ये क्यों लिखा है कि आपकी कुंडली में किमद्रुम है? ये किसने कहा आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बताता हूं। सबसे पहले विचार करिए, आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के हैं, उनके पास अपना बल है। और शायद आपने कल का कार्यक्रम नहीं देखा है। कल के ही कार्यक्रम में मैंने, जिसमें जैसा 2 वीडियो मैंने बनाए थे, वहां मैंने चंद्रमा के बारे में कल बात करी थी कि अगर चंद्रमा नीच का हो और उस पर कई ग्रहों का प्रभाव पड़ता हो तो भी वो खराब नहीं होता, अच्छा होता है। आपकी कुंडली में तो फिर भी वो नीच का होने जा रहा है, हुआ नहीं है, अभी होगा, पर होगा जरूर। और दूसरी बात है कि वो शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के हैं, मतलब उसके पास अपना पूर्ण बल है। ये सबसे अच्छी बात होती है, वो जवान होकर के आपके पास आपको फल देने वाला है। अब तीसरी बात, एक तो सबसे पहले वो किमद्रुम दोष में नहीं है, इसको दिमाग से निकालिए। दूसरी बात है कि उस पर गुरु की दृष्टि है 5वीं, जो कि खुद लग्नेश है। तो लग्न का अधिपति, ध्यान दीजिएगा, अगर लग्न का अधिपति जिस भाव को देखेगा तो आपको क्या लगता है कि उस भाव में कोई दोष रहने देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो चंद्रमा यहां लाभ भाव में शुभ प्रभावों को देने वाले होंगे। प्रयास करिए, निस्संदेह आपका मन भी ठीक है और निस्संदेह आपके धन के आने की गति भी ठीक होगी। दूसरी बात है, गुरु की दृष्टि लग्नेश होकर के देखे हैं, वो सिर्फ एक ग्रह नहीं है, याद रखिएगा, वो सिर्फ एक ग्रह नहीं है। अलग बात है इसका प्रभाव अलग होगा, इसका प्रभाव अलग होगा। शुक्र उच्च के मालव्य योग बना रहे हैं, गुरु यहां अकेले बैठे हैं, विवाह में विलंब की संभावनाएं बन जाती है। व्यक्ति कई बार कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, तो कई बार विवाह के बारे में सोचता भी नहीं है, और यही उसके विवाह में विलंब होने का खतरा और कारण भी बनेगा, क्योंकि वो चंद्रमा आपकी कुंडली के कहां का अधिपति है? अष्टम भाव का। मैंने क्या बात कही थी कि अष्टम भाव के अधिपति का, जो कि चंद्रमा है, उसका लाभ भाव में जाना ठीक नहीं होता है, या लाभ भाव के अधिपति जैसे शुक्र हैं, अगर वो यहां बैठ जाते तो ठीक नहीं होता। इसी तरीके से उसका एक अलग प्रभाव है। पर बात जब किमद्रुम की चलेगी तो विचार करिए, शनि राहु के साथ बैठे हैं, और वो राहु चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में। राहु और चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, व्यक्ति को बब्बर बनाएंगे और व्यक्ति के क्रिएशन को जोड़ने वाले होंगे। क्रिएटिविटी, यहां सूर्य बुध, जो बात बता रहा हूं अगर वो आपके जीवन पे नहीं होगी तो मुझे फोन करके बता दीजिएगा। यहां पे व्यक्ति को एनालिसिस करता बना देते हैं सूर्य बुध। उच्च का सूर्य है ना आपकी कुंडली में, और उस चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है, जो कि धन भाव का अधिपति है। राहु और चंद्रमा का बदलाव हुआ है नक्षत्र का, यह सबसे बड़ा परिवर्तन होता है।
लग्नेश होकर के गुरु ने चंद्रमा को देखा। मैंने कल के ही कार्यक्रम में बात कही थी कि सूर्य की दृष्टि पड़ी चंद्रमा पे, जो कि खुद उच्च का है, इस कुंडली का भाग्येश है। किस बेवकूफ ने आपको यह बात बताई थी कि आपकी कुंडली में किमद्रुम दोष लगा है? बिल्कुल भी नहीं लगा है, बिल्कुल भी नहीं। सूर्य जो भाग्य का अधिपति है, जो लग्न का अधिपति है, वो चंद्रमा को देख रहा है। बुध जो आपकी कुंडली में बुद्धादित्य योग का निर्माता ग्रह होता है, वो देख रहा है। बुद्धिमान होना ये ठीक है, बेहतरीन व्यक्ति का बुद्धि है, व्यक्ति सूक्ष्म विश्लेषण करता होगा, सावधान है, चपल चंचल चालाक है, और बेहतरीन है कि व्यक्ति शिक्षक बन जाए, व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी बन जाए, व्यक्ति किसी भी चीज को बहुत सूक्ष्म, जैसे इसको कह सकते हैं कि एकदम कुशा के अग्रभाग के समान उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, समझदार। और दुश्मन तो ऐसे भागते हैं जैसे कि देख करके हवा में पतंग उड़ जाती है। बिल्कुल तो डरना नहीं है। हाँ, आप अगर कुछ उपाय करना चाहते हैं तो इसका कर लीजिए। ये गुरु अकेले हैं यहाँ पे, आपको ज्ञान का घमंड नहीं होना चाहिए, और सूर्य उच्च का है तो ऐसी स्थिति में आपको अहमवादी भी नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति को पैसे बचाने का हमेशा ही प्रयास कर लेना चाहिए। धन आएंगे पर रुकने का नाम कई बार वो नहीं लेते हैं। लग्न खाली है, लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। दाम्पत्य ठीक है, शुक्र उच्च का बैठा है, और ये तो उसका दिग्बल क्षेत्र भी है। शुक्र उच्च के, सूर्य उच्च के, शनि स्वाग्रही और मंगल मित्रता के भाव में हैं, जो कि शत्रु होते हैं शनि के, पर फिर भी वो एक साथ बैठे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को देख लीजिएगा, उनके साथ कभी भी कानाफूसी मत करिएगा। यहाँ पे शनि राहु है, व्यक्ति शांत बोलने वाला है, कम बोलने वाला है, पर जजमेंटल है। किसी भी चीज को लेकर के तुरंत ही निर्णायक होना ठीक नहीं होता है। यहाँ पे स्थिति ठीक है, नौकरी की स्थितियां ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैरियर भी आपकी कुंडली में दशम स्थान का अधिपति बुध पंचम भाव में योग कारक स्थिति बना रहा है, केंद्र का अधिपति है, त्रिकोण में बैठा है। कौन है भाई? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़िए, अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली तन्मय शरसत जी की है। ये हैं मुंबई महाराष्ट्र से, 6 दिसंबर 1998 9:22। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की। लग्न के अधिपति गुरु जाकर के राहु केतु के साथ हैं, ये ठीक नहीं है, और व्यक्ति को मेहनत करने की तरफ या मेहनत करने का इशारा कर रहे हैं। लग्नेश का त्रिक भाव में जाना ठीक नहीं होता है। साथ ही साथ उस पर जरा देखिए तो राहु की दृष्टि है। गुरु यही चाहते हैं कि हे परमात्मा, मेरी स्थिति कभी भी राहु केतु के साथ ना हो, और वही हुआ भी है। राहु भी शत्रु के घर में बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। साथ ही साथ मंगल यहाँ दिग्बली हैं, कन्या राशि में, जिसका अधिपति विदेश भाव में, विदेश का अधिपति दशम में। बाहर निकलिए और जाइए 2022 के पहले महीने से शनि में मंगल आ रहे हैं। शनि और मंगल का संबंध भी है। आप जो टेक्निकल क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जो आपने लिखा है VVFX करके ऐसे कुछ, उस क्षेत्र के लिए ये मंगल और शनि ठीक हैं। राहु भी ठीक है, क्योंकि उसकी स्थिति होती है, वो भाग्य भाव में बैठ करके लग्न को देख रहा है। ऐसी स्थितियां अनुकूल हैं। बुध आपकी कुंडली में अष्टम 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि है। मंगल की राशि, जो मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, वो परिवर्तन राजयोग भी बना रहे। बाहर निकलने का लाभ आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। प्रेम में असफल होने का योग आपकी कुंडली में बनता था, यहाँ पे शनि नीच के हैं। यहाँ पे व्यक्ति को वो लाड और वो प्यार नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, कई बार उसके लिए भटकना भी पड़ता है। पर वो बात कि यश भाव का अधिपति भी है वो, यहाँ पे शनि नीच के हैं, और वही ग्रह अभी आपकी कुंडली में एक्टिव भी है। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में देर से परिणाम मिलने के आसार ज्यादा बनते हैं, क्योंकि लग्नेश खुद मेहनत भाव में फंसा हुआ है। यहाँ का अधिपति शनि नीच का है, इस वजह से पराक्रम का पूरा परिणाम नहीं मिल पाता है। अब जरा विचार करिए तो आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में गुरु और केतु का प्रभाव, गुरु पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं, जो कि गुरु खुद के नक्षत्र में हैं। मंगल का प्रभाव लग्न पे, इत्मीनान रखिए, घबराइए नहीं, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति चंद्रमा का प्रभाव लग्न में, तो व्यक्ति के चंचल मानसिकता के होने का प्रमाण भी मिलता है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, पर वो अष्टमेश है, इस वजह से अष्टम भाव का जितना भी नेगेटिव पक्ष होगा वो गुरु उसमें कमजोर भी करेंगे, क्योंकि वो खुद लग्नेश भी हैं, और गुरु हालांकि अपने प्रभाव में उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर भी होगा। सूर्य बुध शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं, और ऐसी स्थिति में कि भाग्य का अधिपति 12वें गया है, 12वें का अधिपति दशम में, और दशम के अधिपति चंद्रमा लग्न को देख, अष्टम के अधिपति चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, और निसंदेह जीवन में अनिरंतरता की स्थिति ज्यादा बनी रहती है। निरंतर होइए, लगातार एक जगह पे टिक करके काम करिए, और काम के बदलाव में जाने का संकेत हर बार मिलेगा। मन भटकेगा और यश देर से मिलता है। यह अगर होता भी हो
तो इत्मीनान से चुपचाप काम करते जाइए, क्योंकि अभी वक्त थोड़ा बेपटरी का है, या फिर आप ऐसे समय से गुजर रहे हो जहां, या ऐसे रास्ते से गुजर रहे हो जहां ब्रेकर ज़्यादा है और अंधेरा भी है। क्योंकि धनु लग्न की कुंडली में शनि बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ये सामान्य व्यवहार करने वाले और सामान्य फलदायी होते हैं। और ग्रह वैसे भी आपकी कुंडली में नीच का होकर के बैठा है, ऊपर से पंचम भाव का अधिपति पंचम भाव को देखेगा, तो निस्संदेह आपके कैरियर के लिए ये ठीक है, कैरियर यही ठीक है, इसको और बल देने की आवश्यकता होगी। आपकी कुंडली में अगर कुछ अच्छा होता देख रहा हूं अगले साल के जनवरी से। तब तक के लिए अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है सुप्रिया जी की। यह है गंजम, उड़ीसा, 30 सितंबर 2006, 9:11। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की। और इनका सवाल है, त्वचा से संबंधित समस्या कभी खत्म ही नहीं होती है। बताता हूं एक बात जो कि समझने वाली है। वृश्चिक लग्न रोग की राशि है, मतलब मूलतः ये कहां की राशि है? 8वें भाव की, जो कहां बन गई? लग्न में। मतलब ये तो है कि व्यक्ति के पास किसी न किसी तरीके की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बनी रहेगी, उसको सजग हो जाना चाहिए। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यह अष्टम भाव की राशि है, और वो जब लग्न में बन रही है तो यहां पे व्यक्ति विचारों से और व्यक्ति स्वभाव से, स्वास्थ्य से, विचार से और धन से, धैर्य से, हर जगह से थोड़ी बहुत कमजोरी की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो सजग होने की ये कुंडली है, और ये आदेश यही देती है कि जीवन को सही तरीके से ढर्रे पे जीना होगा, नहीं तो गड़बड़ होने की संभावनाएं ज्यादा है। दूसरी बात, जन्म कुंडली में आपने सबसे पहले जो सवाल पूछा है उसका उत्तर दे देता हूं। व्यक्ति की कुंडली में अगर कभी भी किसी की कुंडली में बुध का संबंध छठे भाव से बन जाए, या व्यक्ति की कुंडली में शुक्र और मंगल अस्त हो, या बुध कमजोर होते हैं, तो त्वचा से संबंधित समस्याएं बनती हैं। अब इनकी कुंडली में जरा देखिए, मंगल की स्थिति छठे भाव से बन गई, यानी कि ये बात और इस बात की नींव पड़ रही है कि व्यक्ति के त्वचा से संबंधित समस्याएं बन सकती हैं, क्योंकि मंगल की यहां राशि बन गई। मतलब एक तो बात बनी कि व्यक्ति के त्वचा से संबंधित समस्या के नींव पड़ गई है या नींव पड़ चुकी है। मंगल यहां के अधिपति और बैठे हैं षडाष्टक में अपने भाव से। त्वचा से संबंधित बीमारी और राशि बुध की राशि, बुध त्वचा से संबंधित क्षेत्रों का कारक होता है। मंगल वहां अस्त है सूर्य से, तो सूर्य से अस्त हुए मंगल, और बात यही है कि अगर जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति अस्त होते हो और अगर वो मंगल बनते हो, तो व्यक्ति के त्वचा से संबंधित समस्याओं के बनने का कारण सिद्ध हो जाता है। दूसरी बात, इनकी कुंडली में शुक्र भी जन्म कुंडली में अस्त है सूर्य से, जो कि बनते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति। और एक बात और बताता हूं, अगर बुध का संबंध कहीं से भी शनि से बन जाता है तो चमड़े से संबंधित समस्या बन जाती है, यह भी पक्की बात है। बुध को देखिए, तुला की राशि में बैठा है, जो शनि की उच्च राशि है, और वो शनि से बिल्कुल केंद्र में जा रहा है। हालांकि इसका कोई संबंध नहीं होगा, पर फिर भी यह बात बनती है कि बुध 12वें, यानी कि त्वचा का कारक 12वें, गुरु सौंदर्य, और गुरु भी सौंदर्य और बुध भी सौंदर्य, ये दोनों 12वें। और सबसे जो प्रमुख बात है कि शुक्र अस्त और मंगल अस्त, क्योंकि मंगल है रक्त और शुक्र है उसका बाहरी स्वरूप। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में, स्वास्थ्य में त्वचा से संबंधित समस्याएं बन जाती हैं। व्यक्ति को लाभ कैसे मिलेगा? सूर्य को ढूंढिए। सूर्य व्यक्ति की कुंडली में तुला के हैं, जो कि नीच की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब वो भी कहीं ना कहीं चेहरे पे सौंदर्य और दिव्य तेज का प्रभाव, वो आभा मंडल क्रिएट करता है। वो नीच की राशि की तरफ बैठा, एकादशवें भाव में बैठा, इस वजह से पिता का संपूर्ण लाभ व्यक्ति को मिलता रहेगा। यहां पे शनि का प्रभाव, उसकी तीसरी दृष्टि सूर्य पे, और शनि की स्थिति यहां पे जारी है, ये ठीक है, शनि की स्थिति यहां पे जारी है, ये भी ठीक है। पर मूलतया व्यक्ति को सूर्य की उपासना करनी चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, और भगवान को हमेशा ही, अगर एकादशी के दिन हो सके तो, बता दूं या रहने दूं? रहने देता हूं, संपर्क कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली जितेंद्र सिंह जी की है, झारखंड के बोकारो से हैं ये 1 दिसंबर 1986, 11:15। इस आधार पर आपकी कुंडली मकर लग्न की बनती है। यहाँ पे 10 नंबर लिखा है, मतलब ये यहाँ की राशि थी जो बनी लग्न में। व्यक्ति शुरू से ही काम करना चाहता है, पर जितना ही व्यक्ति काम करना चाहता है उतना ही प्लेटफॉर्म दूर जाकर के मिलता है। एक बात बताता हूं, 5 रुपए भी भूलेंगे तो दिन भर खटकता रहेगा। हाँ, अगर 5 रुपए भूल जाएं तो दिन भर खटकेगा। पर भगवान का नाम
कभी याद ही नहीं आता। और अगर दिन में कभी नहीं लिया या कभी कभी भी नहीं लिया फिर भी नहीं खटकता है। कितनी बड़ी मूर्खता है ये, विचार करिएगा। आइए यहां लेके आता हूं। 10 नंबर की राशि बनी, लग्न के अधिपति बनते हैं शनि, वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं और वहां पे सूर्य के साथ बैठे हैं शनि और चंद्रमा, और वो सूर्य एकादशवें भाव में हैं जो कि अधिपति बनते हैं अष्टम भाव के। मूलतः ये राशि यहां की थी, बन गई यहां, और यहां की राशि 10 नंबर की बन गई यहां पे 1 नंबर लिखेगा तो यहां 10 नंबर लिखेगा। आपको व्यवसाय ज्यादा कर लेना चाहिए, पर अगर नौकरी के योग अभी चल रहे हो तो मैं कहूंगा कि अगर मेहनत करने की स्थिति है तो अभी आपकी कुंडली में ऐसे समय से आप गुजर रहे हो जहां अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है। और बेसिकली अगर मैं बताऊं तो आप अंतिम समय में जाकर के छंट रहे हो, पर अभी आप ऐसे दोराहे पे खड़े हो जहां पे ना तो इधर का हो और ना व्यक्ति उधर का हो। पर अगर बात मैं चंद्रमा की करता हूं तो वो चंद्रमा देखिए आपकी कुंडली में नीच का है, और यहां का अधिपति मंगल द्वितीय भाव में बैठा है गुरु के साथ। यह शिक्षक योग लगाता है, और यह अच्छी बात भी है। व्यक्ति को वाणी से संबंधित कोई भी काम कर लेना चाहिए, पढ़ाने का काम। अगर आपकी पढ़ाई ऐसी है कि व्यक्ति कुछ पढ़ा सकता है तो निसंदेह पढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे दो शुभग्रह हैं जिसका प्रभाव केंद्र में है। शुक्र मालव्य योग बना रहा है और जन्म कुंडली में बुध भी यहीं बैठे हैं। काम तो आप कोई भी कर सकते हो क्योंकि मकर लग्न के हो, और जीवटता थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी मेहनत, क्योंकि लग्न के अधिपति लाभ में गए हैं और यहां का अधिपति द्वितीय भाव में मंगल जल्दी जल्दी पैसे आने ही नहीं देते, और गुरु भी वही काम करवाते हैं क्योंकि वो जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति हैं, तो धन को सोखने लगते हैं या देर से प्लेटफॉर्म देने ही नहीं देते। चंद्रमा भी नीच का है और व्यक्ति अभी तक उलझा हुआ था, तो क्यों? क्योंकि उस पे राहु की दृष्टि, राहु पे सूर्य की दृष्टि, राहु की सूर्य पे दृष्टि, राहु की चंद्रमा पे दृष्टि, पर ये दोनों ही चीजें व्यक्ति को परेशान कर रही हैं। और साथ ही साथ शनि की दृष्टि लग्न पे जा रही है। लग्नेश होने के बावजूद वो लग्न को अगर देखेगा तो बल देना चाहिए, पर वो राहु से प्रभावित है। पर राहु मीन के होकर के बैठे हैं, पराक्रम भाव का अधिपति भी व्यय ज्यादा करवा रहा है, और वो चूंकि 12वें भाव का, इस कुंडली के लिए तो गुरु सबसे कमजोर हो जाते हैं, वही धन भाव में बैठे 5वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, प्रतियोगिताओं में सफलता के किए गए प्रयासों को कमजोर भी कर रहे हैं। इस वजह से बात गड़बड़ हो रही है। सूर्य ठीक है आपकी कुंडली में, पर चंद्रमा है कमजोर। मंगल ठीक है, बुध मृतप्राय, इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में जरा देखिए भाग्य का सहयोग कम मिल रहा है। ठीक है, गुरु वृद्ध है क्योंकि डिग्री उनकी 20 अंश की है, ये कमजोर। शुक्र मूल त्रिकोणस्थ हैं और डिग्री में 11 अंश के, इस वजह से वो मूल त्रिकोणस्थ हो गए, और इस आधार पर गुरु शुक्र, गुरु कमजोर पर शुक्र शनि कुमार अवस्था के हैं। इनका बल मिल सकता था, पर चूंकि वो सूर्य और चंद्रमा ये तो ठीक नहीं है ना, सूर्य कमजोर नहीं है पर फिर भी वो बहुत अच्छा भी नहीं है क्योंकि वो अष्टम भाव का अधिपति है। हालांकि सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, पर आपकी कुंडली में मैं एक बार दशमांश देखना चाहता हूं। मिथुन का लग्न बना, व्यवसाय करने का इशारा यहां पे भी मिल रहा है। सूर्य लग्न को देख रहे हैं, व्यक्ति शिक्षक के बनने के प्रयास में भी जा सकता है, अगर नौकरी करना चाहता है तो, या खुद की कोचिंग खोल सकता है। चंद्रमा भी दशमांश कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यहां से भी व्यक्ति को शिक्षक या शिक्षण के क्षेत्र में जाने का योग बनता है। और अगर कुछ करना चाहते हैं व्यवसाय, तो उसके लिए आपको बताना होगा कि दिमाग में कौन सी चीज चलती है। पर आपके हिसाब से आपकी कुंडली में शुक्र स्वाति नक्षत्र के हैं, जमीन से अंदर खाद्यान्न तो झारखंड में भरा पड़ा है, कोयले का कारोबार कर सकते हैं। आप मकर राशि के हैं, लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, शुक्र और बुध व्यवसायिक दृष्टिकोण के ग्रह होते हैं, व्यवसाय कर लीजिए। पद मिल सकता है आपको अभी भी, पर केतु की दशा चल रही है, इस वजह से वो जाकर के अंतिम में छंट जाता है। हर बार 2 से 4, 2 से 3 से अंक, इतने ही अंकों से व्यक्ति छंट जाता है। और शुरुआत में ऐसी बात लगेगी दिमाग में, इस बार तो हो जाएगा, इस बार तो हो जाएगा, पर हर बार अंतिम समय में जैसे ही व्यक्ति परीक्षा हॉल के निकट जाता है, निगेटिविटी का वास होने लगता है, और परीक्षा हॉल में जैसे ही घुसता है मन करता है परीक्षा छोड़ो, अब अगले परीक्षा के बारे में सोचेंगे, इस परीक्षा को यहीं रहने देते हैं, और मन करता है कि परीक्षा हॉल से निकल करके बाहर चला जाए। यही बात होती होगी, पक्की बात है। अब आपकी कुंडली में चंद्रमा भी कमजोर और शनि भी कमजोर, तो लग्न कमजोर है, इस वजह से बात बन नहीं पा रही है, क्योंकि व्यक्तित्व के अधिपति शनि अस्त हो रहे हैं ना। इसी वजह से मैंने बात कही थी कि वो लाभ में गए हैं, देना तो चाहिए, पर देगा कहां से? उसके पास अपना बलजो नहीं है, और वो बनता है कमजोर। प्रवृत्ति को बढ़ाइए, बजरंगबली की पूजा, 6 महीने तक बजरंगबली का दर्शन नियमित रूप से करा करिए। हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार प्रत्येक दिन जरूर किया करिए।
बजरंगबली का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ और घर में सायं काल में सरसों तेल का दीपक बजरंगबली के सामने जरूर लगाना चाहिए और सूर्य को अर्घ दिया करिए। सूर्य को अर्घ देने से काम बन जाता है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अब आइए अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली है सरोज सिंह जी की। इनकी आईडी से इन्होंने अपने बेटी की कुंडली भेजी है। नाम पता नहीं क्या है, पर डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 2001, दिन में दोपहर 2 बजे, भरतपुर राजस्थान। बड़ी अच्छी बात है। आइए इस आधार पर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की बनती है। लग्न के अधिपति का दशम भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन, यानी कि शुक्र की राशि में शनि और शनि की राशि में शुक्र, ये दोनों का परिवर्तन, ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में लग्न में गुरु बैठे हैं, जो कहां के अधिपति हैं? वृषभ लग्न की कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे भावों के अधिपति नहीं होते। अष्टम भाव के अधिपति होकर के खुद को वहां केतु को बिठाया, पेट से संबंधित समस्या, गैस, एसिडिटी, कब्जियत और पेट को कमजोर करने वाली स्थितियों में ले जा रहे हैं। साथ ही साथ लाभ के अधिपति भी हैं वो, पर उनकी गौण राशि है। मूलतया अष्टम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बढ़ रही है और वो लग्न में आ रहे हैं। वृषभ लग्न का बनना, मेहनत का प्रभाव और मेहनत का इशारा, सूर्य बुध का दशम स्थान नवम भाव में बैठना, यहां पे भाग्य के अधिपति का लग्न में जाना, शनि इस कुंडली में कारक होते हैं, लग्न में बैठे हैं। व्यक्ति को नौकरी का प्रयास पहले कर लेना चाहिए और व्यक्ति की स्थिति अच्छी है भी, क्योंकि लग्न के अधिपति दशम स्थान में हैं, उच्चाभिलाषी हैं, परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है। और साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे, जहां बुध की राशि बन रही है, जो बुध पंचम भाव के अधिपति होकर के भाग्य भाव में सूर्य और बुध के साथ बुद्धादित्य योग बना रहे हैं। भाग्य ठीक है, प्रभाव ठीक है, धर्म ठीक है, धर्म परायणता का भाव भी देखा जा रहा है। गुरु का असर सूर्य पे, गुरु का असर बुध पे, गुरु का असर पंचम भाव पे, गुरु का असर सप्तम भाव पे। ये स्थितियां व्यक्ति की कुंडली को ठीक करने के साथ साथ कमजोर भी करेंगी, क्योंकि वो अष्टम भाव के भी अधिपति हैं। इच्छापूर्ति भाव के अधिपति होकर के लाभ के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। व्यक्ति की कुंडली में महाभाग्यशाली और महाधनी योग भी बनाते हैं, पर द्वितीय भाव में राहु मिथुन के मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं। और ऐसी स्थिति में कि धन भाव के अधिपति का भाग्य भाव में जाना, ये महाधनी योग ही नहीं, महाभाग्यशाली योग भी है। पर फिर भी समस्या कहां है? व्यक्ति की कुंडली में लग्न में शनि का बैठना, गुरु कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं 7 अंश के। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में जब गुरु सूर्य के नक्षत्र में बैठेंगे और वो सूर्य जन्म कुंडली में सुख का अधिपति होकर के भाग्य में बैठा है, ये बहुत ज्यादा अच्छी। दाम्पत्य के बारे में भी आपने सवाल पूछा है ना, ये ठीक है, दाम्पत्य कमजोर नहीं है, क्योंकि लग्न से वो केंद्र में है और साथ ही साथ शुक्र भी केंद्र में है। तो 3 ग्रहों का प्रभाव में आना और सम संख्या की राशि में गुरु का बैठना, ये ठीक होगा। पर शनि के लिए ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो सम संख्या की राशि में बैठे हैं। पाप ग्रह विषम संख्या में ठीक होते हैं, शुभ ग्रह सम संख्या में ठीक होते हैं। तो शुभ ग्रह सम संख्या में गुरु लग्न में बली होते हैं, मजबूत होते हैं, लग्न को बड़ी बना रहे हैं। लग्न और चतुर्थ का, लग्न और दशम का परिवर्तन होना, पर शनि लग्न में बैठ करके व्यक्ति को संतोषहीन बनाते हैं और व्यक्ति दूसरों के प्रगति को देख करके विषाद में पड़ जाता है और इस वजह से उसको नुकसान होता है। यह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। प्रभाव कमजोर नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बात कही कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लग्न में शनि है, न्याय करेंगे। और आपको वो दरअसल शनि लग्न में बैठ करके आपके पराक्रम को देख रहे हैं। मतलब क्या कि जब तक पूरी पराक्रम नहीं तब तक आपको उसका फल नहीं। हां, पक्की बात है। और जब तक व्यक्ति की कुंडली में व्यक्ति पराक्रम नहीं करेगा, नुकसान होता रहेगा। और ये अब चूंकि ऐसी दशा में गुजर रही हैं जो अष्टमेश की दशा है, ये ठीक नहीं होता है। बल दीजिए सूर्य की आराधना, देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जब भी करना चाहें तो कर सकते हैं। रविवार को नमक मत खाइए, सूर्य को जल देना चाहिए। और उसके बाद गुरु में सूर्य चल रहे हैं, 2021 के मार्च से गुरु में चंद्रमा आएंगे। गुरु और चंद्रमा का संबंध अगर देखता हूं तो षडाष्टक का है, ये ठीक नहीं है। चंद्रमा और मंगल यहां बैठे हैं। हालांकि शत्रुओं से तो विजेता व्यक्ति प्राप्त अपने आप को बना लेता है, विजित हो जाता है, पर चूंकि यहां चंद्रमा और मंगल का एक साथ जाना व्यक्ति के रोग को वृद्धि में रखने वाला भी हो रहा है, क्योंकि अष्टमेश लग्न में समस्या आए दिन आते रहती है। सबसे ज्यादा देव प्रतिमा का दर्शन प्रत्येक समय, अगर कोई आसपास मंदिर हो तो उसका प्रत्येक दिन दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। रात्रि में ज्यादा देर तक जगने की आदत को बंद करिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके जगने की आदत को शामिल करिए। और सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ, अगर कर्म को मजबूत बनाना चाहते हैं तो। पद है, कैरियर ठीक है और व्यक्ति को निसंदेह आगे बढ़ते रहना चाहिए।
अभी स्थिति थोड़ी कमजोर है, आगे चल करके शनि की दशा होगी तो ठीक हो जाएगी। वो दशा 2025 में आ रही है। तब तक के लिए अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली राहुल साहनी जी की है, वाराणसी उत्तर प्रदेश से 16 दिसंबर 1993 17:45। इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की। लग्न के अधिपति होते हैं बुध, जाकर के जन्म कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है, और यहाँ के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। मतलब ये तो बात पक्की है कि व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता शामिल होगी, एक काम को 3 बार करना पड़ेगा, पक्की बात है, और ये जीवन का एक अभिन्न हिस्सा भी बनने वाला है। तो इस चीज को समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में जब कभी भी लग्नेश का संबंध छठे भाव से बने तो हमेशा ही मेहनत को बढ़ा करके करना चाहिए, क्योंकि असफलता के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं लग्नेश के अवयोग में जाने के कारण। पर एक बात और है कि यहां पे राहु के साथ शुक्र भी बैठे हैं, जो कि पंचम भाव के अधिपति हैं। पंचमेश का छठे भाव में जाना, लग्नेश का छठे भाव में जाना और लग्न के अधिपति का पंचम भाव के अधिपति के साथ एक साथ युति करके छठे भाव में जाने का मतलब है कि धनदायक होगा। आज नहीं है धन, पर आने वाले वक्त में व्यक्ति का पलड़ा भारी होना ही होना है। यही तो इशारा है। प्रतियोगिता करिए, जीतिए, कमर को मजबूत करिए, बांधिए बेल्ट को और आगे बढ़िए। क्यों ऐसा? क्योंकि प्रतियोगिता भाव का अधिपति आपकी कुंडली में ऊर्जा जो भर रहा है, व्यक्ति को कभी भी हारने नहीं देगा। यह सूर्य और मंगल का प्रभाव है। सूर्य धनु के है ना, अग्नि तत्व का ग्रह होकर के, और गुरु की राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में 2-2 ग्रह अगर बैठे हों तो निस्संदेह व्यक्ति की कुंडली में जीवटता से मेहनत करने वाले, क्योंकि यह विषम संख्या की राशि है और केंद्र में 2-2 पापक ग्रहों का बैठना व्यक्ति की कुंडली में अपने प्रभावों को निगेटिव नहीं पॉजिटिविटी भी देंगे। और साथ ही साथ ये कुंडली मिथुन लग्न की है। आप वायु तत्व के लग्न के हैं श्रीमान, कहां भटक रहे हैं? बाहर निकलिए, खुद को ढूंढ लेना जरूरी है, क्योंकि केतु वृषभ के हैं और जन्म कुंडली में शनि षष्ठ महापुरुष योग भाग्य को कमजोर भी करेगा। वो एक बात और बताता हूं, पंच महापुरुष योगों में से बनने वाला षष्ठ महापुरुष योग सर्वाधिक प्रैक्टिकल बनाता है व्यक्ति को, और कई बार मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लाभ को कमजोर करेगा, उसमें डिग्रेडेशन भी देता है। क्योंकि लाभ की स्थिति में देखिए नीच की राशि को देखेगा, तो यहां पे नीच की राशि बन रही है और यहां के अधिपति होकर के मंगल बैठे हैं, ये लाभ देंगे और व्यक्ति के जीवन में इच्छा की पूर्ति भी करेंगे। सूर्य और मंगल मित्र होते हैं, 2 परम मित्र जब एक साथ आकर के बैठ करके लग्न को देखेंगे तो निस्संदेह व्यक्ति को आगे बढ़ना ही होगा। और ये बात भले आज नहीं है, और वो क्यों नहीं है अब बताता हूं। आपकी कुंडली में राहु जो है वो जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं? छठे भाव में। अब जरा विचार करिए कि राहु की दशा चल रही है तो भरसक कुछ नहीं आ रहा है, और भरसक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बात तो यहां है, लाजवर्त धारण करिए। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि राहु में शुक्र जब आएंगे आपकी कुंडली में, जो कि जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति हैं, तब कुछ धन की स्थिति बनेगी 2022 के चौथे महीने से, क्योंकि वो शुक्र 12वें भाव के अधिपति होने के साथ साथ पंचम भाव के भी अधिपति हैं, धनदायक हैं क्योंकि अपने भाव से आगे जा रहे हैं। लग्नेश के साथ उनकी स्थिति बन रही है, यहां पे गुरु बैठे हैं, इस वजह से अकेले तो यश देने में दिक्कत हो रही है, मिलना ही नहीं है देर से, क्योंकि लग्न का अधिपति पहले ही बहुत ज्यादा मेहनत करा रहा है, इस वजह से ये बात बनती है। शनि यहां पे व्यक्ति को प्रैक्टिकल माइंडेड बनाते हैं, प्रैक्टिकल और सूक्ष्म अध्ययन करने वाला। और शनि का प्रभाव जब लाभ पे होता है तो इच्छा की पूर्ति देर से भी होते देखी जाती है। वो बाज है ना, तो दृष्टि दरअसल उसकी ऐसी है कि जब तक पूरा नहीं तब तक पूरा नहीं। हां, जब तक पूरा नहीं मतलब क्या? आपके पराक्रम में अगर जरा सा भी खोट रहा या रही तो गड़बड़ होना निश्चित है। तो जरा खुद को देख लीजिए, क्योंकि आप हैं ऊर्जावान, सूर्य मंगल देख रहे हैं, और व्यक्ति की कुंडली में जब सूर्य देख रहता है तो जीवटता से मेहनत कराने वाला मंगल भी उसके साथ बैठा है, तो निस्संदेह व्यक्ति की कुंडली ठीक है, पर वो कमजोर नहीं है। और दूसरी बात बताता हूं, अभी राहु की दशा है, लाजवर्त पहन लीजिएगा तो धीरे धीरे चीजें खुद ही सामने से खुलती हुई नजर आने लगती हैं। तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। लग्न में 3 घर तो खाली हो गए ना जी, लग्न, चतुर्थ, दशम, तो सबसे ज्यादा मजबूत भाव ये था। यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में योग कारक हो रहे हैं, पर वो तुला के होकर के बैठे हैं, कमजोर भी होंगे क्योंकि उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के 7वें भाव में बन रही है। तो मिथुन लग्न की कुंडली के लिए 2 भावों के अधिपति होकर के पंचम में आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, पर वो चूंकि अकेले हैं इस वजह से कमजोर हो जा रहे हैं। अकेले नहीं होना था उनको, इस वजह से बात गड़बड़ है। यहाँ पे सारे ग्रहों का प्रभाव छठे भाव पे है, इस वजह से प्रतियोगिता ज्यादा। लाजवर्त गणेश जी की पूजा, जब कुछ न समझ में आए तो गणेश जी का पलड़ा पकड़ लेना चाहिए, पार निकल जाएंगे। उनके मंत्रों का जप करिए, सूर्य को अर्घ दिया करिए, और रात में ज़्यादा देर तक जागने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपके पास अवस्था भी है, निस्संदेह आगे बढ़ जाएंगे, परेशान मत होइए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली मनोज कौशिक जी की है,
नाम है इनका मनोज कौशिक। 5 जून 1994, 7:43 दिल्ली। AM ही है ना? हाँ, सुबह में ही है। अब इस आधार पर आपकी कुंडली बनती है क्या? मिथुन लग्न की। लग्न में ही बुध, वाणी से संबंधित क्षेत्र और काम, क्योंकि लग्न में शुक्र है जिसकी उच्च राशि का निर्माण 10वें स्थान में हो रहा है। आगे बढ़िए, ये पहली और दूसरी सिंबल बनती है, क्योंकि लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है? 12वें भाव का अधिपति जहां सूर्य बैठे हैं। आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दीजिएगा। और निसंदेह आपकी कुंडली में शश महापुरुष योग भी है, जहां शनि वृद्ध हैं। हनुमान जी की पूजा भी रेगुलर करते रहिएगा। अब इस भुलावे में नहीं रहना है कि नहीं मैं अब तो जज ही बन जाऊंगा, तो बजरंगबली को कौन पूछे, मैं तो खुद ही निर्णय देने वाला हूं। ना 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 ना, बिल्कुल उनकी आवश्यकता है, वो सर्वोच्च है और सुप्रीम है वो। तो बात बनी कि लग्न में बुध, ये बहुत बढ़िया। लग्न में शुक्र जो पंचमेश है, व्यक्ति के पास ज्ञान भी है। और सबसे अच्छी बात आपकी कुंडली में, अगर आपने ये सवाल पूछा है कि क्या मैं जज पाऊंगा, बन पाऊंगा, तो गुरु और राहु का नक्षत्र का परिवर्तन। गुरु पंचम भाव में बैठे हैं राहु के साथ। उस राहु की दृष्टि शनि पे है जो कि राहु के नक्षत्र में है, शतभिखा में। बिल्कुल। तो दिक्कत किस बात की है? दिक्कत है, मैं बताता हूं, चंद्रमा है कमजोर, क्योंकि कृष्ण पक्ष के द्वादशी का है। और ऐसी स्थिति में वो आपके मन को भटकाएगा और खुद पे ही डर पैदा करेगा, क्योंकि सूर्य पहले ही बाहर है। अग्नि तत्व का ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठा है, तो प्रभाव तो करेगा ना श्रीमान। बात को समझिए। तो उसको प्रभावित नहीं होने देना है। रात में ज्यादा देर तक जागते होंगे तो उसको कम करिए, नहीं तो पिता की स्थिति कमजोर होगी, पिता का प्रभाव कमजोर होगा, क्योंकि गुरु तुला में बैठे हैं राहु के साथ। ये ठीक नहीं होता है। पिता के साथ संबंध मजबूत करिए, उनके कंधे का सहारा बनिए। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा, मंगल और केतु, ये बहुत अच्छी बात है। पर चंद्रमा है कमजोर, पर ठीक है कि उनके पास गुरु का बल है, क्योंकि वो दशम भाव के अधिपति हैं। तो दशम के अधिपति का पंचम में जाना, पंचम के अधिपति का लग्न में जाना, और साथ ही साथ बुध और शुक्र का लग्न में होना, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि यहां पे विषम संख्या की राशि बन रही है ना, तो 1 नंबर के भाव में विषम संख्या की राशि बनी, 2 शुभग्रह बैठ गए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात है कि जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके लिए नवमांश कुंडली क्या कहती है? नवमांश में शनि लाभ भाव के अधिपति होकर के 12वें गए हैं, और साथ ही साथ वो जन्म कुंडली के दशमेश भी होते हैं। तो दशम भाव में गुरु और बुध बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? दशमांश कुंडली के लिए अगर देखता हूं तो वहां भी शनि लग्न के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं। वहां पे थोड़ी सी दिक्कत संभव है और मुश्किल है स्थितियां। इस वजह से कार्यक्षेत्र बदलिएगा मत, पर लगे रहिएगा। थोड़ी बहुत अड़चने भी आएंगी, पर उसको कमजोर, और उसमें उस अड़चनों, वो जो जितनी भी समस्याएं आएंगी उसमें उसका प्रभाव क्यों कमजोर होगा? क्योंकि सूर्य उसको देख रहे हैं। दरअसल लग्न का अधिपति अष्टम में और अष्टम का अधिपति लग्न को देख रहा है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को कभी कभी कारक क्षेत्र में दिक्कत होती है और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। पर चूंकि वो सूर्य है, नैसर्गिक रूप से आपको बलवान बनाता रहेगा, क्योंकि यहां पे भी सूर्य जन्म कुंडली में 12 में जा रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो सूर्य को बल देना होगा। यहां भी वो बाहर हैं, पराक्रम के अधिपति, मेहनत ज्यादा करवाएंगे, पर योग आपकी कुंडली में घटित हो रहा है और ग्रह की स्थिति और ग्रह की प्लेसमेंट भी ठीक है, कमजोर नहीं है। आगे बढ़िए। दशाओं के आधार पर अगर देखता हूं तो सूर्य की दशा भी चल रही है जो थोड़ा कमजोर है। हाँ, थोड़ा कमजोर है, इसको बल देना होगा, क्योंकि वो आधा है। समराशि का बैठा ग्रह कमजोर हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र में बैठा है, जिसका चंद्रमा आपकी कुंडली में मंगल के साथ बैठा है, जो कि रोगेश है। तो चंद्रमा को नक्षत्र अच्छा नहीं मिला और सूर्य को भी नक्षत्र अच्छा नहीं मिला है। चंद्रमा जो है वो अश्विनी नक्षत्र के हैं, थोड़े से कंफ्यूजन में भी हैं। कंफ्यूजन में मत रहिए। सूर्य बलवान अगर हो जाए और व्यक्ति अगर सूर्य की आराधना करने लगे, रविवार को नमक ना खाए, मांसाहार भोजन का उपयोग और इस्तेमाल ना करे, तो निस्संदेह व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। बजरंगबली की आराधना हमेशा ही जरूरी है आपके लिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अब आखिरी कुंडली की तरफ हम आ गए हैं। नाम है इनका अमिता मिश्रा, बरेली उत्तर प्रदेश से। डेट ऑफ बर्थ है 19 मई 2004, 16:16। इस आधार पर कि सवाल आपने पूछा है सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, ऐसा आपने पूछा जैसे लग रहा है मुझे ही देने है नौकरी। ऐसा नहीं है भाई, मेरे पास होती तो मैं बिल्कुल दे देता। पर एक बात बताता हूँ, जन्म कुंडली में तुला लग्न की कुंडली बनती है, लग्न के अधिपति भाग्य में गए हैं, ये अच्छी बात है। व्यक्ति को बल दे रहे हैं, शनि भी ठीक है, सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, पर सूर्य कमजोर हैं, क्योंकि वो चंद्रमा को भी कमजोर कर रहे हैं और खुद को भी अष्टम भाव में ले जाकर के अपने प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं। गुरु एकादशवें भाव में कमजोर हो रहे हैं, अकेले होना ये ठीक नहीं होता है। पर गुरु की दृष्टि पराक्रम भाव पे है, जो कि उनकी खुद की राशि है, मेहनत करने पर बल मिल सकता है, क्योंकि गुरु यहां भी देख रहे हैं। ये सामान्यतया मेहनत के बाद किए गए फल और किए गए मेहनत के बाद फल का भाव होता है। यहां का अधिपति
त्रिकोण में बैठा, लग्नेश का भाग्य में जाना, भाग्य का बल और भाग्य भाव के अधिपति का लग्न को देखना, ये स्थितियां ठीक हैं। शनि भी जन्म कुंडली में कमजोर नहीं है और वो तो ठीक भी हैं। शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं। मंगल भी ठीक है, सप्तम स्थान का अधिपति भाग्य में और भाग्य का अधिपति सप्तम में, ये चीजें ठीक बन रही हैं। बुध और राहु का जड़त्व दोष और चंद्रमा का अमावस्या दोष, गुरु का अकेले जाकर के बैठना, ये 3 कमजोरी, और सूर्य का अष्टम में जाना, ये ठीक नहीं है। मित्र, ठीक बनाइए, किसी पे भरोसा मत करिए, अच्छे मित्रों के साथ संपर्क रखिए, बुरे लोगों के साथ जितना ज्यादा हो सके दूरी बनाइए और अपने आप को थोड़ा इंगेज ज्यादा करिए, रिजर्व रहिए। आप बुध के प्रभाव से चंचल मानसिकता को धारण करने वाली हो रही हैं, मन ज्यादा परेशान और खिन्न होता है, अष्टम भाव में है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नौकरी है पर अभी आपकी कुंडली में दशा मंगल की चल रही है, जो कि सप्तम स्थान के अधिपति होकर के जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और वो नक्षत्र में आर्द्रा के हैं, बल है उनके पास, पर क्रोध ज्यादा है। उग्रता और व्यग्रता थोड़ा कम करना होगा, क्योंकि आप तुला के हैं, तुरंत ही टेम्पर हो जाते हैं, कमजोर करिए। मंगल में शुक्र, 2021 के 7वें महीने से मंगल में सूर्य आएंगे, जो कि चलेंगे कहां के, लाभ के अधिपति। इस दशा में आपको प्रयास करने की आवश्यकता पड़ जाती है, पर आपके पास अभी वक्त है, इतनी जल्दी क्यों है? रुक जाइए और धैर्य रखिए, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति के साथ मंगल बैठे हैं, वो निस्संदेह व्यक्ति को तुरंत ही उतावलापन और तुरंत ही एग्रेसिवनेस की स्थितियों में ले जाते हैं। तो थोड़ा बैलेंस करना होगा खुद को, क्योंकि शनि गुरु को देख रहे हैं, तो जितना भी प्रभाव है उसको कमजोर करेंगे। तो ये बात है। अब मैं क्या कहूं, सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा, शिव जी की आराधना करिए। प्रत्येक रविवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के सफेद पुष्प की माला अर्पित करिए, सूर्य को जल दिया करिए और साथ ही साथ अगर हो सके तो शहद का इस्तेमाल अपने भोजन में ज्यादा करिए। अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।